हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएआर या फिर आईएआरआई असिस्टेंट मेंस का जो पेपर है, ये मेंस का पेपर है, इसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ये पेपर हुआ था 21 जून 2023 को, शिफ्ट 2 का पेपर है। अगर आप लोगों के पास असिस्टेंट मेंस का अगर कोई भी पेपर हो या फिर आईसीएआर का कोई भी पेपर हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल दिया हुआ है उस पर मुझे ईमेल कर दीजिए। उसका सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईएआरआई असिस्टेंट स्टेज 2 एग्जाम 21 जून एग्जाम। देखिए यहाँ पे टेस्ट डेट लिखा हुआ है, टेस्ट टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है असिस्टेंट मेंस। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता थोक बाजार से आम, अंगूर और संतरे क्रमशः 60 रुपये के भाव से 80 रुपये, 40 रुपये के भाव से खरीदता है। वह इन फलों को 20% के लाभ पर बेचता है और प्रतिदिन 1800 रुपये कमाता है। तो एक दिन के लिए इन फलों को खरीदने के लिए उसे कितने धन की आवश्यकता है? क्लियर है? वह खरीदता कितने में है? आम खरीदता है यानी मैंगो खरीदता है 60 रुपये के भाव से, अंगूर खरीदता है 80 रुपये के भाव से और संतरा खरीदता है 40 रुपये के भाव से। ये इसका बाइंग प्राइस है। ठीक है ना? ये बाई करता है और इसको बेचता है 20% के लाभ पे। तो 20% के लाभ पे कितना में बेचेगा? 12 छक्के 72, 72 रुपये में बेचेगा। इसको बेचेगा 20% के लाभ पर 12 बटे 96, इसको बेचेगा 20% के लाभ पे 12 चौका 48। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। क्लियर है? तो वह कितना में खरीदे सारे को? 60 40 80, 60 40 100 और 80 180। यहाँ पे 6 2 8 है, यहाँ पे 48 है। ये 8 2 10 6 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 9 14 7 21। ठीक है, यानी इतना में खरीदा वो इतना में बेचा, तो अर्न कितना किया? 6 में से 0 गया 0 और 6 हो गया, 11 में से 8 गया 3, यानी वो 36 रुपये अर्न किया। तो 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1800 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फलों को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता है? तो हम लोग को 180 का वैल्यू पता करना है। तो 1800 बट्टे 36 गुने 180, 36 पच्चे 180 होता है, 18 पच्चे 90, 9,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा कम से कम। ठीक है, इसमें जो आंसर ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक राशि का 75% दिया है 150 रुपया, तो राशि ज्ञात कीजिए। 75% है 1500 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए 100% राशि पूछ रहा है, तो राशि कितना होगा? 100% होता है हमेशा, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1500 बट्टे 75 गुने 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 पच्चे 15, 5 चौके 20, यानी 2000 रुपया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य ब्याज दर पर एक राशि 6 वर्षों में 60% बढ़ जाती है। उसी ब्याज दर पर 12,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि जो राशि है 60% बढ़ जाती है, ठीक है, यानी मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाता है? 60 रुपया बढ़ गया, यानी 160 रुपया हो जाता है बढ़ करके। ये होता है 6 वर्ष में। क्लियर है? सामान्य ब्याज दर पे तो दर कितना हो जाएगा? दर हो जाएगा एसआई बट्टे टाइम। एसआई मेरा कितना है? 60 रुपया है और टाइम है 6 वर्ष, 6 दहा के 60, 10% इसका दर हो गया। उसी ब्याज दर पे निकालना है 12,000 का 3 वर्ष का सीआई निकालना है। प्रिंसिपल हो गया 12,000, टाइम हो गया 3 वर्ष, तो सीआई कितना हो जाएगा? रेट मेरा दिया हुआ है 10%। ठीक है,
रेट है मेरा 10%, तो सी आई कितना हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। 10% के हिसाब से इफेक्टिव रेट ऑफ सी आई क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट फॉर सी आई, तो 10 का क्यूब 1000, डबल जीरो, हासिल लगा 10, 10 दहिया 100, 300, 310, हासिल लगा 3, 10 3 3 3 33। ये हो गया इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सी आई क्या हो जाएगा, 12,000 का 33.1%। दशमलव हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 3 36, 1 37 के साथ हासिल 3, 12 3 36, 36 3 39, यानी 3972 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2/5 है, एक संख्या है 3/7, एक संख्या है 4/9 और एक फ्रैक्शन है 5/11। एक तो इसका तरीका है कि सारे का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और सारे का जो एलसीएम है सारे में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो भी संख्या बड़ी आएगी वो संख्या ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। और एक तरीका है कि इसका जो अंश है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया डिनोमिनेटर हो गया। देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखिए यहाँ पे 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका 3 और 7 का डिफरेंस 4 हो गया, 4 और 9 का डिफरेंस 5, और 11 और 5 और 11 का डिफरेंस 6। यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो न्यूमरेटर भी है वो भी बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो डिनोमिनेटर भी है ये भी बढ़ते जा रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता हो तो जो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा, जो दिखने में सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए दिखने में ये 5 सबसे बड़ा है और नीचे में 11, न्यूमरेटर भी सबसे बड़ा 11 है, तो इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जो दिखने में सबसे छोटा दिख रहा होगा, यानी 2/5 है, यहाँ पे 2 सबसे छोटा है और 5 सबसे छोटा है, इसलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग इसका एक प्रोसेस और भी बताया मैंने कि सारे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चल जाएगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 3 5 7 के अनुक्रम में 55 कौन सा पद है। ठीक है, यानी पद पूछ रहा है, टीएन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी टीएन मेरा दिया हुआ है 55। ठीक है, तो हमको एन का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे ए दिया हुआ है 1, डी हो गया 3 में से 1 गया 2, तो टीएन क्या होगा, टीएन मेरा 55 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए मेरा दिया हुआ है 1 प्लस एन माइनस 1, डी है मेरा 2 इज इक्वल टू 55। तो एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, एक किधर आ जाएगा, यानी 55 में से 1 गया 54, 2 27 54, तो एन इज इक्वल टू 27 प्लस 1 यानी 28। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 28, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। एक नाव में 8 नाविकों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम वजन वाले चालक दल में से एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए आदमी का वजन क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वजन कितना बढ़ता है, औसत बढ़ता है 1 kg। ठीक है, तो कुल वजन कितना बढ़ा, कुल बढ़ा वजन 8 गुने 1 8 kg, और 60 kg वाले वजन से रिप्लेस किया जाता है, तो नए आदमी का वजन क्या हो जाएगा, नए आदमी का वजन है ये बढ़ा वजन हो जाएगा, बढ़ा वजन
प्लस प्रतिस्थापित व्यक्ति का वजन, प्रतिस्थापित व्यक्ति का वजन, ये हमेशा होगा, ठीक है, नए व्यक्ति के वजन के बराबर। तो बढ़ा वजन कितना आ गया मेरा 8 kg और प्रतिस्थापित व्यक्ति का वजन कितना है 60 kg, एंड टोटल हो गया 68 kg हो जाएगा नए व्यक्ति का वजन, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए का ए इज इक्वल टू वाई का x%, इसका मतलब हो गया XY अपॉन 100, बी इज इक्वल टू एक्स का y%, यानी ए भी हो गया XY अपॉन 100। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए बी से बड़ा है, यानी देखिए यहाँ पे दोनों तो मेरा इक्वल है, इसलिए ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ए बी से बड़ा तो है नहीं, गलत हो गया। संबंध परिभाषित नहीं किया जा सकता, संबंध तो परिभाषित है, ए इक्वल टू बी है, ये भी गलत है, और ए बी से छोटा है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कामकाजी भागीदार को उसके कमीशन का भुगतान करने के बाद लाभ के कमीशन के रूप में 20% मिलता है। यदि कार्यरत भागीदार का कमीशन 8,000 रुपये है तो व्यवसाय में कुल लाभ क्या है? तो मान लेते हैं कुल लाभ क्या है, माना कुल लाभ हो गया 100 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कामकाजी भागीदार को उसके कमीशन का भुगतान करने के बाद लाभ के कमीशन के रूप में 20% मिलता है, यानी एक में से अगर हम लोग 8,000 जो उसको है, उसका जो यहाँ पे कमीशन है उसको भुगतान कर देते हैं, तो जब 8,000 भुगतान कर देंगे तो एक में से 8,000 घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 20% उसको मिलता है 8,000 रुपये के बराबर, इज इक्वल टू 8,000। तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे 20 25 100, तो x माइनस 8,000 इज इक्वल टू 8 25 40,000। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 40 और 8 48,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता है उसको, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा 855 रुपया है तो कुल लाभ कितना है? क्लियर है? देखिए ए हो गया और बी हो गया, इसका इन्वेस्टिंग रेशियो है 3:2, क्लियर है, और कुल लाभ का 5% दान में जाता है, यानी अगर लाभ है 100 रुपया तो दान में दे दिया 5 रुपया, तो बच कितना गया, 95 रुपया बच गया। तो ए का हिस्सा जो है 855 रुपया है, यानी ए का जो हिस्सा है वो 95 का क्या होगा, 95 का 3/5 होगा, जो 855 रुपया है, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है? क्लियर है, यानी इतना इज इक्वल टू 855 है, तो कुल लाभ मेरा 100 है, तो यानी 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यानी 855, इसको पहले कटा लेते हैं, 5 19 95, 19 तिया 57, ठीक है, यानी 57 यूनिट का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 855 रुपया बट्टे 57, तो हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कटेगा 7 5 12 19 76 76 9 85, 19 के 19 19 38 19 57, और 19 चौके 76 76 और 9 85, 9 और 5 95, 19 25 95, 3 15 45, और 15 गुने 100 1500 रुपया का टोटल उसको लाभ होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% पाता है और 20% मत जो है अवैध है। यदि कुल मत 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितने थे? तो मान लेते हैं कुल मत मेरा 100% है, 20% मेरा अवैध है, तो वैध मत कितना हो जाएगा 80%, इसमें से 20% घटा लेंगे,
ये मेरा हो गया वैध मत। इसका जो है 55% मिलता है पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? दूसरे उम्मीदवार को 80 का 45% मिलेगा। तो 80 का 45% क्या हो जाएगा? बट्टे 100, ये हट जाएगा। 20 चौके 80, 20 25 100, 5 9 45, 9 चौके 36 हो जाएगा। यदि कुल मत दिया हुआ है 7500, यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है? 7500। तो हम लोगों को निकालना है 36% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 7500 बट्टे 100 गुने 36, 2 शून्य से 2 शून्य, गुना करना थोड़ा टेडियस है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 36 और 75 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 25 20 के शून्य हासिल, 2 4 7 28 28 2 30, 300 गुने 9, यानी ये 300 है। तीन 9 2700 टोटल मत हो गया। जो दूसरे उम्मीदवार को मिला वो है 2700। मोटरसाइकिल के एक पहिए की त्रिज्या दी हुई है 35 सेंटीमीटर। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को कितने चक्कर प्रति मिनट लगाने होंगे? तो सबसे पहले ये जो मेरा जो स्पीड दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति मिनट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे को मल्टीप्लाई करना होगा। किलोमीटर को पहले बना लेते हैं मीटर में, तो 1000 मीटर ऊपर हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा किलोमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 11 66, यानी 1100 मीटर प्रति मिनट हो गया इसका स्पीड अप, ठीक है। और इसका पहिए की त्रिज्या है मेरा 35 सेंटीमीटर, तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी? पहिए की परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। 2 गुने 22/7 गुने आर है मेरा 35 सेंटीमीटर, 7 बचे 35, 5 गुने 10 यानी 220 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.2 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए, यदि 1 मिनट में यहाँ पे 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है, ठीक है। 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है, और पहिया जब एक बार घूमेगा, समझिए कि ये मेरा जो पहिया है, ठीक है ना, ये मेरा पहिया जब एक बार जो घूमेगा यहाँ से यहाँ आएगा, समझिए यहाँ पे एक बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2.2 मीटर। क्लियर है? और इसको ट्रैवल करना है कितना? 1 मिनट में 1100 मीटर। तो 1100 मीटर ट्रैवल करने के लिए इसको कितना बार घूमना पड़ेगा? ये हम लोग को बताना है, ठीक है। 1 मिनट में 1100 मीटर तय करना है। यदि वह एक बार में 2.2 मीटर ही वो तय कर पाता है तो वह कितना बार घूमेगा, ठीक है, यानी चक्कर कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर चक्कर की संख्या क्या हो जाएगी? चक्कर की संख्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस जो मेरा है 1100 मीटर, उसे डिवाइड कर देंगे 2.2 से। दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10, 22 बच्चे 110 होता है, 00, यानी वो 500 चक्कर लगाएगा। 500 चक्कर ऐसे ऐसे करके लगाएगा, ठीक है, तब जाके वो 1100 मीटर वो तय कर पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में बी 25% अधिक दक्ष है, तो उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेंगे? यदि ए और बी है, ए की तुलना में बी जो है 25% अधिक दक्ष है, तो मान लेते हैं ए मेरा 100 है तो बी मेरा 125% दक्ष है। ये इफिशियंसी है, 25 चौके 100,
25 25 125, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है मेरा 5 दिन में काम करता है, बी मेरा काम करता है 4 दिन में। दोनों का एलसीएम हो गया 20, 5 चौके 20, 4 पच्चे 20। ठीक है ना, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 20। यहाँ पे एक किसी काम को 10 दिन में काम करता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ही नहीं है ना, इसका काम ही नहीं है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है ना, ये मेरा ए का टाइम, ए और बी का टाइम का रेशियो है, यानी 5 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10। ठीक है, ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो बी जो है मेरा इसका 2 गुना होगा 8, ये 8 दिन में करेगा। बी जो मेरा है 8 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 1 में हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बस की गति बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रुक रुक कर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो प्रति घंटा बस कितने देर रुकती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका एक ट्रिक है, प्रति घंटा रुकने का समय का ट्रिक है S1 माइनस S2 अपॉन S1, जहाँ पे S1 होगा हमेशा ग्रेटर होगा S2 से। तो इसमें बड़ा देखिए कौन सा है, बड़ा ये है, ये 45 या 54 है, तो इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2। ठीक है, तो प्रति घंटे रुकने का समय क्या हो जाएगा, 54 माइनस 45 बट्टे S1 यानी 54, इतना घंटे वो होगा। तो 54 में से 45 से गया 9 और बट्टे 54, 9 चक्के 54, यानी 1/6 घंटे वो रुकेंगे प्रति घंटा। ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके, 6 दहा के 60 यानी 10 मिनट रुकेगा प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी राशि 1352 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है, दर दिया हुआ है 4%, टाइम दिया है 2 ईयर, इतना रुपये हो जाएगी, यानी अमाउंट दिया है 1352 रुपया। तो इफेक्टिव रेट फॉर अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 4 साल का 2 वर्ष के लिए, यानी 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी 108.16%। ये मेरा इफेक्टिव रेट हो गया अमाउंट का, और इसी का वैल्यू मेरा दिया है 1352 रुपया। तो राशि पूछ रहा है, तो राशि हमेशा क्या होता है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1352 बट्टे 108.16 गुने 100, दशमलव हटेगा, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 13 अट्ठे चलो 7300, 8 दूने 16 के 6 हासिल 1, 8 पच्चे 40, 1 41 के 1 हासिल 4, 8 के 24, 28 के 8 हासिल 2, 8 के 8 10, ये 8 मतलब में कट जाएगा, और 8 से कटेगा 12.5 होता है, ठीक है, 12.5 हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1250, या फिर सीधे कटा लेते हैं, 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पच्चे 40 जीरो, यानी 1250 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया है और उसे केवल 12 साल के लिए ब्याज के रूप में 7,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो 12 साल के लिए ब्याज के रूप में 7,000 रुपये प्रति माह देता है, ठीक है, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा 7,000 रुपये प्रति माह, यानी वो 1 साल में कितना देगा, 12,000, 7,000 गुने 12, और 12 साल के लिए, ये मेरा हो गया 1 साल के लिए, तो 12 साल के लिए, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी वो इतना टोटल
ब्याज उसको हुआ इतना रुपया। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, यानी उसका मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया मेरा 10 लाख रुपया, 4 5 6, समय हो गया, टाइम हो गया 12 साल, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज होता है ब्याज गुने 100 यानी 7,000 गुने 12 गुने 12 गुने 100, ये मेरा टोटल ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज गुने 100, मूलधन हो गया 10 लाख, 3 4 5 6, मूलधन गुने समय, समय है मेरा 12 साल, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 12 से 1 12 कट गया, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, क्या बचा 12 सते 84 बट्टे 10 यानी 8.4%, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेल यात्री पटरियों के पास से गुजरते हुए टेलीग्राफ पोस्टों को गिनता है। यदि वे एक दूसरे को 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 1 मिनट में कितने पोस्ट पार करेगा। ठीक है, यहाँ पोस्टों की दूरी दी हुई है मीटर में, तो इसकी गति को, ट्रेन की गति को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। 48 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 त्रिका 18, 6 8 48 यानी 40/3 मीटर प्रति सेकंड। और 1 मिनट में कितने पोस्ट पार करेगा, तो 1 मिनट में ट्रैवल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रैवल डिस्टेंस 40/3, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 20 से 60, 4 दूने 8, यानी वो टोटल 800 मीटर चलेगा। ठीक है, क्लियर है। जो रेल यात्री है वो 800 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा 1 मिनट में, तो वह कितना पोस्ट को गिन लेगा, तो पोस्टों की संख्या हो जाएगी 800 और 50 मीटर पे एक पोस्ट है। ठीक है, देखिए शुरुआत जहां से करता है पहली पोस्ट, वो तो मेरा गिन ही चुका एक, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही 50 मीटर जैसे ही वो, देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए मान लेते हैं यहाँ से वो स्टार्ट करता है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पोस्ट है ही। ठीक है, एक ये मेरा पोस्ट है। ठीक है, और फिर जब वैसे ही 50 मीटर पे पहुंचेगा, एक पोस्ट यहाँ मिलेगा, यानी 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कितना पोस्ट गिन लेता है, 2 पोस्ट गिन लेता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग वाला जो पोस्ट है उसको हम पहले ही यहाँ पे ऐड कर लिए, यानी जैसे ही 50 मीटर ट्रैवल किया वो दूसरा पोस्ट गिनेगा, जैसे ही 50 मीटर अगला 50 मीटर जैसे ही ट्रैवल करेगा वो तीसरा पोस्ट गिनेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ए को हम पहले ही मान लिए। ठीक है ना, तो 800 मीटर बट्टे 50, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 16 50, यानी 16 पोस्ट वो आगे गिनेगा, और एक शुरुआती वाला पोस्ट कितना हो गया, 16 1 17 पोस्ट हो गया टोटल। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ध्यान रखिएगा ऐसे। ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो गृहस्थ को खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। ठीक है, यानी जिसका जो प्राइस है वो क्या होता है, 100% से 120% हो जाता है। ठीक है ना, तो उसका जो पहले वो क्वांटिटी खरीद पाता होगा कितना, 120 kg, तो अब उसको घटा के लाना पड़ेगा कितना, 100 kg पे। ठीक है, क्लियर है, तो कितना घटाना पड़ेगा उसको, 20 kg घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि उसके व्यय में वृद्धि ना, खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा, तो खपत को 20 kg कम किया कितना पे, 120 kg पे, तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 20 kg कम कर रहा है 120 kg पे, तो 20/120 गुने 100, 20 छक्के 20 और 100, 2 3 6, 2 50 से 100, यानी 16.2/3%। ये मेरा दिया हुआ है परसेंटेज में, तो 2/3% होता है
0.67%, यानी 16.67%। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 6 लोगों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 50 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था। तो मैंने बताया था कि जो 6 लोगों का जो औसत वजन है 3.5 kg बढ़ जाता है, तो टोटल बढ़ा वजन क्या हो जाएगा, बढ़ा वजन हो जाएगा 6 गुने 3.5, तो 6 25 30 के 0 हासिल, 3 क्षेत्र का 18 18 3 21, यानी 21 kg वजन बढ़ गया, ठीक है। और 50 kg के वजन के आदमी से रिप्लेस किया जा रहा है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, जो जिस व्यक्ति से रिप्लेस किया जा रहा है उसका वजन और जो बढ़ा वजन है ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 1 5 2 7, यानी 71 kg। यहाँ पे गलत दिया हुआ, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए। ठीक है, इतना उत्तीर्ण होता है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 65%, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 455 विद्यार्थी। तो पूछ रहा है कि कितने छात्र उपस्थित हुए, तो कुल छात्र कितने होंगे 100% होंगे कुल छात्र, तो यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 455 बट्टे 65 गुने 100, 5 तेरे 65, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, टोटल विद्यार्थी होंगे 700, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब एक नए व्यक्ति 65 kg के व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। इसको भी हम लोग पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। 8 व्यक्ति है और बढ़ जाता है कितना 2.5 kg, तो बढ़ा वजन हो जाएगा, बढ़ा कुल वजन कितना हो जाएगा 25 8 200 होता है, यानी 20 kg हो गया, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 kg। ठीक है, और नया व्यक्ति जो है 65 kg व्यक्ति के स्थान पे आ रहा है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 65 kg ये, और 20 kg जो बढ़ गया है वो कितना हो गया, टोटल 85 kg हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विमान दिल्ली से सुबह 11:30 यानी 11:20 उड़ान भरता है और दोपहर 12:50 मुंबई पहुंचता है। यदि विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है तो दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी क्या है, तो कितना समय लेता है ट्रैवल करने में, तो ये 30 11 से 12 1, यानी 1.5 घंटे का समय लेता है। 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटे। क्लियर है, और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो उड़ान भरता है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी स्पीड गुने समय, 3/2 घंटे, 2 तिहाई 6 300, यानी बीच की दूरी हो गई 3 तिहाई 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परियोजना में 25 बड़ी एवं 30 छोटी इमारतें हैं। सभी बड़ी इमारतों में 15 तल हैं और प्रत्येक तल पर 4 फ्लैट हैं। प्रत्येक छोटी इमारत में 9 तल हैं और प्रत्येक तल पर 3 फ्लैट हैं, तो कुल फ्लैट कितने हैं। ठीक है, तो बड़ी इमारत में कुल फ्लैट कितने हो जाएंगे 25 बड़ी इमारत है, ठीक है, और सभी बड़ी इमारतों में 15 तल हैं, तो गुने 15, और प्रत्येक तल पर 4 फ्लैट हैं, ठीक है, गुने 4, कितना हो गया 15 चौके 60, 25 छक्के 150, यानी 1500 फ्लैट हो गए बड़ी इमारत में। छोटी इमारत है 30 और प्रत्येक छोटी इमारत में 9 तल है, यानी 30 गुने 9, और प्रत्येक तल पे 3 फ्लैट हैं, यानी गुने 3, 3 3 9 9 9 81, ठीक है, यानी 810 फ्लैट। दोनों को मिला के कितना फ्लैट हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 0
1 8 5 13 के 3 हासिल 1 इतना, यानी 2310 फ्लैट, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है 50,000 रुपये से कुछ व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी उसके साथ 70,000 रुपये लेकर आता है और साल के अंत में उन्हें लाभ किस अनुपात में साझा करना चाहिए। ए का इन्वेस्टमेंट है टोटल 50,000, 5 पे 4 जीरो, और बी का इन्वेस्टमेंट है 70,000। ए जो है 12 महीने के लिए वो 12 मंथ के लिए वो इन्वेस्ट करता है 70,000, और बी जो है 70,000 3 महीने के बाद यानी 9 महीने के लिए वो इन्वेस्ट करता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 4 जीरो से 4 जीरो, यानी 5 चौके 20, 7 त्रिका 21, यानी उनका जो लाभ होगा वह 20:21 में बटेगा। ठीक है, उनका लाभ बटेगा 20:21 में। तो 20:21 इसमें से कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन राम से 8 किलोमीटर आगे है। मोहन और राम की गति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। राम कब मोहन से आगे निकल जाएगा। देखिए, मोहन जो है राम से, यहाँ पे राम है, यहाँ पे मोहन है, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। राम की गति है 6 किलोमीटर प्रति आवर और मोहन की गति है 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो राम मोहन से कब आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति 6 में से 4 गया 2 किलोमीटर पर आवर। इसका इनका जो स्पीड है वो घट जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। ठीक है ना, तो समय कितना लगेगा 8 किलोमीटर को तय करने में, तो 2 चौके 8, यानी 4 घंटे के बाद जो राम है वह मोहन से आगे निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15.25 रुपये है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, देखिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, तो एसआई, पहले एसआई का परसेंटेज निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें रेट दिया हुआ है 5% और समय है मेरा 3 ईयर, तो इफेक्टिव रेट फॉर एसआई हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तिहाई 15%। ठीक है, और मेरा सीआई का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, रेट है मेरा 5%, रेट है मेरा 5%, टाइम है मेरा 3 साल, तो इफेक्टिव रेट फॉर सीआई हो जाएगा 50 25 50 125 क्या 25 हासिल लगा 1 25 या 75 75 1 76 .5 यानी इफेक्टिव रेट हो जाएगा सीआई का इतना और एसआई का इतना। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 15.7625 माइनस 15 यानी 0.7625%। ठीक है, और दोनों का अंतर दिया हुआ है 15.25 रुपये, यानी 0.7625% इज इक्वल टू है 15.25। तो राशि पूछ रहा है, राशि हमेशा क्या होता है 100% होता है, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 15.25 बट्टे 0.7625 गुने 100, ये दशमलव हटेगा तो
ऊपर आ जाएगा 4 जीरो, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो ये 2 जीरो खा जाएगा। कटा लेते हैं। 25 छक्के 150, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, 1 और 2 कटेगा नहीं, 0, 25 पच्चे 125, 61 पच्चे कट जाएगा 5, 20 से 100, यानी टोटल राशि हो जाएगा 2000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रस्सी जिसके द्वारा एक बछड़े बांधा जाता है और उसे 12 मीटर से 23 मीटर तक बढ़ाया जाता है, तो अतिरिक्त मैदान का क्षेत्र क्या होगा जो वह चरेगा। जैसे मान लेते हैं मेरा खूंटा है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कोई एक बैल बांधी हुई है, ठीक है, तो पहले वो 12 मीटर पे बांधा हुआ था, लेकिन अब उसका जो रस्सी है उसको बढ़ा करके कर दिया गया 23 मीटर। अब इसकी रस्सी का जो लेंथ कर दिया गया 23 मीटर कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले तो वो इतना ही दूर चलती थी, तो अब वो इतना दूर चलेगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया हुआ, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला सा जो एरिया हुआ वो पूछ रहा है, ठीक है, अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी अतिरिक्त मैदान का क्षेत्र क्या होगा जो वह चर पाएगा। तो अतिरिक्त मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7, पहला है ये, दूसरा है ये, तब बड़ा वाला मेरा 23 है, तो पाई r स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर माइनस ये उसका जो एरिया है घटा देंगे, यानी 22/7 गुने 12 का स्क्वायर। तो 22/7 मेरा कॉमन आ गया, यानी 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 23 12 35, 23 में से 12 गया 11, यानी 7 पच्चे 35, 22 पच्चे 110, 11 गुने 11 121, यानी 1210 मीटर स्क्वायर वो एक्स्ट्रा एरिया वो चर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60,000 का 1/4 का 1/2 का 3/4, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 से कटा लेते हैं, 8 सत्ते 56, 4 जीरो 8 पच्चे 40, डबल जीरो 4 से कट जाएगा, 4 4 एकम 4, 3 5 4 8 32, 3 8 0, 4 7 28, 4 पच्चे 20, यानी 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 21 1, 22 के 2 हासिल 2, 3 8 24 24 से 2 26 के 6 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5, यानी 5625 रुपया, 5625, ऑप्शन नंबर 2। सुरेश बाइक से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 96 किलोमीटर, कार से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 105 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो औसत गति क्या होती है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 96 प्लस 124 प्लस 105, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 96 किलोमीटर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर सेकंड है 124 किलोमीटर जाता है, 124 किलोमीटर जाता है 31 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और 105 किलोमीटर जाता है 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 9 6 15 के 5 हासिल 1, 1 का 2 3, 3 9 12 के 2 हासिल 1, 1 का 1 2 1 3, 325 बटे 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, 31 चौके 324, 15 सत्ते 105, यानी 6010 15
25, तो 25 से कम 25, 25 7 32, 25 तिहाई 75, यानी 13 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। यदि x मेरा 2 है, y और 4 है, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यदि x मेरा 4 है और y मेरा 2 है, तो इसको घटाने पे मेरा 2 आ जाएगा। इसको फॉलो कर जा रहा है, तो अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 20। ये इसको भी फॉलो कर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए जो है, ये 24 दिनों में 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, और बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, यदि ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 16 दिन में, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है काम करता है 6 दिन में, तीनों मिल करके। तीनों का कितना हो जाएगा? 120 ले ले, 24। ये काम कर सकते हैं 24 और 16 और 6, 24 16 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 16 3 48, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी का इफिशियंसी हो गया 8, ठीक है, ए का इफिशियंसी हो गया 2, बी का इफिशियंसी हो गया 3, तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3 2 5, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, यदि सी का इफिशियंसी है मेरा 3, तो कितना समय लेगा 48 काम करने में? तो 48 बट्टे इसकी इफिशियंसी 3 16 48, यानी 16 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.008 गुने 0.02 गुने 0.0072 बट्टे 0.12 गुने 0.123 फिर 4। ये 4 अंक के बाद ये भी है, तो ये भी 4 अंक के बाद है, ये भी तो कट गया, दोनों का डेसिमल कट गया। 2 अंक के बाद है, ये भी 2 अंक के बाद है, इसका डेसिमल कट गया। तो 12 छक्के 72, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 8 त्रिके 24, 0.024। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने बजे मिलेंगे? ए एवं बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। ए चलता है इधर से 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, बी चलता है अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो दोनों का सापेक्ष गति क्या हो जाएगा? सापेक्ष गति हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुट जाएगा, 6 4 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो टोटल समय कितना लगेगा इस 20 किलोमीटर को तय करने में? तो 20 बटे 10, 10 दूनी 20, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। यदि वो 7 बजे चलते हैं तो +2 और कितना, यानी वो 9 बजे एक दूसरे को मिल लेंगे, यानी 9 AM पे। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 3 गुने के बराबर होती है, ठीक है। अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों के योग के 3 गुने के बराबर होती है। संख्या क्या होगी? तो 3 + 5 कितना हुआ? 8, 8 गुने 3 24, नहीं है बराबर, ऑप्शन नहीं होगा। 3 4 7, 7 गुने 3 7 तिरके 21, दोनों बराबर नहीं है, यानी अभी नहीं होगा। 2 7 9, 9 गुने 3 27, दोनों बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सबसे बड़ी संख्या जिससे 100 और 126 को भाग देने पर क्रमशः 8 और 11 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले दोनों में से घटा लेंगे इसके शेषफल को, तो कितना है 92 आया, 126 में से घटा लेंगे 11 को, यानी 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 115 आया। 92 और 115 का HCF कितना हो जाएगा? तो 13 चौके 92, 23 चौके 92, 23 पच्चा 115, यानी 23 इसका HCF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6900 रुपये मूलधन पर 7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज SI निकालना है, तो 6900 रुपया का 7% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 तिरका 21, 21 9 189 के 9 हासिल 18, 21 6 के 126, 126 और 18 26 8 34 और 10 44, 144 यानी 1449 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि A/B है 3/4, B/C है 2/5, तो A/B/C निकालना है, यानी A/B/C क्या हो जाएगा? 3/4 और B/C है 2/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 चौके 20, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दहके 20, 3/4:10, ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति ने एक निजी संगठन से 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने इस पैसे को अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया। 4 वर्षों में 26,410 रुपये का लाभ कमाया। तो आदमी ने कितना उधार लिया था? ठीक है ना, वह राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज पे दे रहा है 5% की दर पे उधार लेता है। तो SI के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे वो कितना रुपए ब्याज देगा? तो इफेक्टिव रेट फॉर SI हो जाएगा 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। ठीक है ना, इसमें मेरा रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया है 4 ईयर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 20% हो गया इफेक्टिव रेट फॉर SI हो गया। अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो उधार देता है 4 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से। ठीक है ना, अब हमको निकालना है CI परसेंटेज, यानी इफेक्टिव रेट फॉर CI। ठीक है, पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 10 + 10, ऐसे छोड़िए सीधे निकाल लेते हैं, 10 × 100, ठीक है, 10 दूना 20 21, ये हो गया 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट 2 वर्ष के लिए भी 21 ही होगा। ठीक है, अब इस दोनों का सक्सेसिव जो रेट है वो निकाल लेते हैं। दोनों को हम सक्सेसिव करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर यानी 441 का, यहाँ पे 41 हो गया, हासिल लगा 4, 441 का चक्कर यहाँ पे आ गया, हासिल लगा 4, तो 21 दूना 42, 42 4 46, यानी इतना परसेंटेज हो गया CI परसेंटेज, इफेक्टिव रेट फॉर CI परसेंटेज इतना हो गया। ठीक है ना, यदि वो इतना क्या करता है, इतना वो ब्याज पे करता है। ठीक है, वो जिससे लिया है SI पे, वह इतना ब्याज लेता है दूसरे, वह जिसको उधार दिया है। ठीक है ना, एक आदमी है, ठीक है, समझ लीजिए मेरा बैंक है। ठीक है ना, इस बैंक से क्या करता है, वह 5% के हिसाब से लेता है, और एक और आदमी है, ठीक है, जिसको जान पहचान का ही होगा कुछ, या फिर कोई होगा, उसको 10% के हिसाब से उसको 4 वर्ष के लिए देता है। ठीक है ना, 4 ईयर के लिए इससे भी लेता है 4 ईयर पे। ठीक है ना, तो इसको जो ब्याज पे करता है
20% का, और इससे वो ब्याज लेता है 46.41% का। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको 26,410 रुपये का लाभ होता है। ठीक है ना, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 26.41%। ठीक है, तो यानी 26.41% का वैल्यू दिया हुआ है 26,410 रुपया, 26,410 रुपया। तो वह राशि पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आदमी ने कितना उधार लिया था, तो यानी राशि पूछ रहा था। राशि हमेशा होता है 100%। ठीक है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 26,410 बट्टे 26.41 गुने 100, दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 2 जीरो, 2641 यहाँ पे, 2641 यहाँ पे, 10 बार में कट जाएगा, यानी 1 पे 5 जीरो, 3 4 5, 2 2 4 1 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर है। ठीक है, देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4.4/5, 3/2 और 3/5 का सबसे कम सामान्य गुणक यानी एलसीएम क्या है। तो एलसीएम के लिए 4/5 है, 3/2 है और 3/5 है। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12, नीचे का एचसीएफ, ये एचसीएफ है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो एलसीएम क्या हो गया, टोटल 12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दीवार से सीढ़ी के झुकाव का कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई बताएं। यदि मेरा कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है ये, और इसी से सीढ़ी लगी हुई है ये। ठीक है, जो ज़मीन से जो डिस्टेंस है सीढ़ी का 4.6 मीटर है, और इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। तो सीढ़ी की लंबाई बताइए, यानी ये लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये मेरा इस एंगल के लिए मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया, ठीक है ना, और ये मेरा H हो गया। तो हम लोगों को निकालना है, ये लंबाई निकालनी है, ये वाली लंबाई। ठीक है, यानी B/H निकाल सकते हैं। तो B/H होता है cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू B/H, यानी 4.6/H। क्लियर है, तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 4.6/H, या फिर H इज इक्वल टू हो जाएगा 4.6 गुने 2, 40 गुना 92, 9.2 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21, 12 और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़ी छड़ क्या हो जाएगी, उसका जो विकर्ण होगा, ठीक है, डायगोनल। ठीक है ना, तो लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, सबसे लंबी छड़ की लंबाई हो जाएगी उसका विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256। जोड़ लीजिए, 6 4 10 1 11 के 1 हासिल, 1 5 1 6 या 4 10 10 4 14 के 4 हासिल, 1 2 1 3 3 1 4 4 4 8, यानी 841। और 841 से 29 का स्क्वायर होता है, यानी 29 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या का गुणनफल क्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99।
यानी सीधे बोल रहा है कि 999 गुने 99 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 गुने 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, तो 3 4 5 माइनस 1000, फिर यहाँ पे माइनस 100 प्लस 1, कितना हो गया, यानी 1 पे 2 3 4 1 माइनस 1100, घटा लीजिए 1 0 10 में से 11 9, 9 में से 11 8, यहाँ बचा 9, 98,901, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following number resultant of multiplication, addition and subtraction of same number? ठीक है ना, अगर कोई एक संख्या है, मान लेते हैं माना वो संख्या x है। ठीक है ना, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें पहले x गुने x, फिर उसके बाद उसको जोड़ दें एंड सब्ट्रैक्शन और उसको घटा दें। ठीक है ना, तब जाके वो संख्या निकल करके आएगी। कोई संख्या मान लेते हैं r, तो n मान लेते हैं कोई संख्या n आएगी, तो x से x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है ना, यानी वो संख्या क्या होगी, जो संख्या होगी वो which of the following number resultant of multiplication, addition and subtraction of same number। सेम नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक नंबर निकल के आती है, तो जो संख्या होगी वह x स्क्वायर होगी, यानी वह x स्क्वायर होगी, यानी किसी संख्या का वो क्या होगा, वर्ग होगा। 481 तो वर्ग है नहीं, ये भी वर्ग है नहीं, 484 मेरा 22 का स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो जो संख्या होगी क्या होगी, वो x का मतलब कि वो संख्या जो होगी वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही होगी। ठीक है, क्या है कि वो संख्या को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, वो कट जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और स्टेट्स ऑन रेवेन्यू इज 1,20,000 करोड़ एंड सेंट्रल शेयर इज 80,000 करोड़। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज 2,50,000 करोड़, व्हाट्स द प्रोपोर्शन ऑफ अदर रिसोर्सेस required to meet the expenditure and what's the ratio of all three types of resources। ठीक है ना, यह क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, ये मेरा स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट का वो खर्चा कितना है, क्या खर्च है टोटल 2.5 लाख करोड़। ठीक है ना, 3 4 इतना करोड़ है, और वह कमाता कितना है, उसका कमीनी है 1,20,000 करोड़, 12 पे 4 0, इतना करोड़। और सेंट्रल से कितना मिलता है, वो सेंट्रल से लेता है कितना, 80,000 करोड़, 80 यानी 8 पे 4 0। ठीक है, वो इतना करोड़ लेता है। ठीक है ना, देखिए इतना खर्च है उसका टोटल, वह अपना कमाया इतना और सेंट्रल से लिया इतना। ठीक है, तो अदर रिसोर्सेज से कितना लिया, मतलब सेंट्रल से ले लिया, अपना कमी जोड़ लिया, तो अभी भी उसको घट रहा है ना, तो बाकी खर्चा वो कहाँ से लेगा, तो किसी अदर रिसोर्सेज से लेगा। तो पूछ रहा है कि वह अदर रिसोर्सेज से कितना रुपया लेता है, कितना प्रोपोर्शन में लेता है, यानी जो उसका खर्चा है वो कितना भाग है। तो सबसे पहले लेता कितना है, तो ये दोनों जोड़ते हैं तो 12 8 20, यानी 2 लाख करोड़, कहीं 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, कहीं 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2 लाख करोड़ हो गया इसका कमीनी टोटल, और इतना का खर्च हो गया। तो दोनों का कितना का डिफरेंस है, 50,000 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन
व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ अदर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो पोर्शन कितना है मेरा, 50,000 करोड़ है, तो वो प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, वो प्रोपोर्शन हो जाएगा 50,000 बट्टे 2.5 लाख, ठीक है। कितना प्रोपोर्शन है, 50-25 यानी 1/5 है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5-20 से 100, यानी वो 20% है टोटल खर्चे का। जो अदर रिसोर्सेज से जो पैसा लेता है वह खर्चे का कितना पोर्शन है, 20% पोर्शन है वो, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का रेशियो क्या है। तो स्टेट से लेता है, स्टेट का अपना कमी नहीं है, 1,20,000, ठीक है। सेंट्रल से लेता है 80,000, ठीक है ना। और अदर रिसोर्सेज से लेता है कितना, 50,000। कितना हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी 12:8:5 में आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो डेसिमल में दिया हुआ है, तो 5 को 2.5 से भाग करेंगे तभी आएगा ये 2, ठीक है ना। 2.5 से इसमें डिवाइड कर देते हैं सारे में, 2.5 से सारे में डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है, 2 आ गया, दशमलव हटेगा 0, ये हो जाएगा 25×3 75, 25 दूनी 50, दशमलव हटेगा ऊपर आ जाएगा इतना, 25 चौके 100 और 25 अठे 200, यानी 4.8 रेशियो 3.2 रेशियो 2, यानी ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए, बी एवं सी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए एवं सी की दक्षता जो है बी की दक्षता की 3 गुना है, और ए का दक्षता जो है सी की 4 गुना है। तो अलग अलग किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 गुना है और ये 4 गुना है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो इसीलिए हम 12 मान के ही चलेंगे। तो ए की जो इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी से न सी की इफिशियंसी से 4 गुना है, यानी ये मेरा 12 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3। यदि सी मेरा 3 है तो इसका ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना यानी 12, ठीक है। अब बोलता है ए एवं सी की दक्षता जो है बी का 3 गुना है। यदि ए और सी मिला दें तो दोनों का दक्षता कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है ना। तो ए प्लस सी का जो दक्षता है मेरा 15 है, ठीक है ना, और जो बी के दक्षता का 3 गुना है, ठीक है। तो बी का दक्षता कितना होना चाहिए, 5, तभी तो जाके इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 15 आएगा, ठीक है ना। 3 गुना है, तो यानी इससे मेरा क्या निकल गया, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी निकल गया। ए की इफिशियंसी है मेरा 12, बी की इफिशियंसी है मेरा 5 और सी की इफिशियंसी है मेरा 3, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 12, 5, 17, 3, 20 काम करते हैं। और तीनों मिलकर के काम कितना दिन चलता है, 6 दिन काम चलता है। तो कुल काम कितना हुआ, कुल काम 20 गुने 6 यानी 120 काम कुल हुआ, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वे अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए का एफिशिएंसी है 12, टोटल काम है 20, तो कितना दिन का समय लेगा, तो 12 दहा के 120, ये 10 दिन का समय लेगा। बी का एफिशिएंसी है 5 और टोटल काम है 120, तो 24×5 120, तो बी जो है मेरा समय लेगा 24 दिन का, ठीक है। सी का एफिशिएंसी है 3, टोटल काम है 120, तो कितना दिन का समय लेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी 40 दिन, यानी वो 40 दिन का समय लेगा। सी जो है मेरा 40 दिन का समय लेगा, ठीक है। यानी ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 24 दिन, सी लेता है 40 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए
5 में से 2, 5 में से 3 गया 2, ये 2 दूनी 4, ठीक है, -4 हुआ, तो 5 2 7 में से 4 गया कितना, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, क्लियर है। यानी 25 - 5 2 प्लस 3 3 9, इस 3 से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 9 प्लस 5 माइनस 10 -9 हो गया, 1 मिनट, 3 3 9 हो गया, 9 प्लस 5 2 प्लस 3, नहीं ये 5 तो हट चुका है ना, तो 5 खत्म हो चुका है, 3 3 9 प्लस 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 भागे 2 बट भागे 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ, 9 2 11, 11 में से 10 जाएगा 1, ठीक है, 1 गुने 5 5 हुआ, ठीक है, 5 भागे 2, 5 भागे 2 कितना हुआ, 5 भागे 2 माइनस 25 माइनस 5 भागे 2, यानी 25 माइनस 2.5 तो 23, यानी 22.5, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग उसको अपने से सॉल्व भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 4.8 रुपये प्रति लीटर के 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है 3.6 रुपये प्रति लीटर हो जाए, ठीक है ना। इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन का, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 4.8 रुपये प्रति लीटर है, एक है मेरा, इसमें ये 40 लीटर है, ठीक है, दूध, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी का तो कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है ना, पानी का क्या होता है, मूल्य होता है 0 रुपया, ठीक है, 0 रुपया प्रति लीटर। तो इसमें कितना इसका क्वांटिटी होना चाहिए ताकि उसका जो मूल्य है 3.6 रुपये प्रति लीटर हो जाए, ठीक है। तो इसमें से 1 हटेगा तो कितना हो जाएगा, 3.6, इसमें से 1 हटेगा तो 1.2, यानी 12 3 36, यानी 3:1 के अनुपात में होगा। यानी 3 अगर पानी होगा, 3 अगर दूध होगा तो 1 रेशियो मेरा पानी होगा। तो मेरा कितना गुना है, ये मेरा 40/3 गुना है, तो ये भी मेरा क्या होगा, मेरा 40/3 गुना हो जाएगा। यानी 40/3 का मतलब क्या होता है, 40/3 का मतलब होता है 13.33 लीटर, ठीक है ना, 13.33, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे AQ माइनस BQ दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.96 माइनस 0.1 A माइनस B इंटू A स्क्वायर, 0.96 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB 0.96 गुने 0.1 करेंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 96 प्लस B स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर बट्टे नीचे में है 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096, ठीक है, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, ये और ये मेरा सेम है, कट गया, यानी कितना बचा, 0.96 में से 0.1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0.8
8 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 माइनस 37 का मूल्यांकन करें, यानी 63 का स्क्वायर माइनस 37। सिक्सटी थ्री का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मूल्यांकन क्या हो जाएगा? 63 प्लस 37, 63 प्लस 37 गुने 63 माइनस 37, दोनों गुना कर लीजिए। 7 10 के 0 हासिल 1, 6 3 1 10, 100 गुने 63, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, यानी 2600, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता को मान लेते हैं f, पुत्र को मान लेते हैं s, ठीक है ना। यानी पिता की जो आयु है वो पुत्र से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं मेरा x है, तो पिता की आयु हो गया 3x। अब 5 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों में 5 वर्ष जोड़ देते हैं, तो अब जो है 5 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, ठीक है ना। यानी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 का 2.5, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2.5x प्लस 25 25 125, यानी 12.5। 3x में से 2.5x जाएगा तो 0.5x, और 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 7.5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 15 75, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 15 वर्ष। यानी पुत्र का आयु कितना आया? 15 वर्ष आया, तो पिता की आयु 3 गुना 45 वर्ष, ये इसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी, ठीक है। 45 और 15, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन। वर्तमान में अरुण और सुरेश की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है ना। अरुण को मान लेते हैं a, सुरेश को मान लेते हैं s, ठीक है ना। अरुण का है मान लेते हैं 4x है, तो सुरेश का है 3x, ठीक है ना। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 30 वर्ष होगी। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 30 वर्ष होगी, यानी अगर इसमें 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो इसका आयु कितना हो जाता है? 30 वर्ष हो जाता है। तो सुरेश की आयु क्या होगी? तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 30 में से 6 हो गया 24/4, 4 छक्के 24, यानी 6, यानी x का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 3 गुने 6 यानी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात और बोलनी है कि अगर आप लोगों के पास अगर किसी भी एग्जाम का अगर मेंस का हो या फिर प्री का पेपर अगर हो आपके पास, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैं सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।